Okay, dear students, so today we are going to start a new topic related to triangle, that is midpoint theorem. So student, it is a very important theorem related to triangles and to solve the problems based on triangle. So be attentive and understand whatever I am going to tell you about this topic, that is midpoint theorem. So student, in this video we will discuss three type of theorem based on midpoint theorem. So here the first theorem is the line segment joining the midpoint of any two side of a triangle. एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी ट्रायंगल के किसी दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। क्या बोले हम? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी ट्रायंगल के एनी टू साइड यानी किसी दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड जो बचेगा उस थर्ड साइड के पैरेलल होगा एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और उसके हाफ के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट, सपोज यू आर गिवन अ ट्रायंगल लाइक ABC। मान लेते हैं हमारे पास ट्रायंगल ABC गिवन है, इन विच मान लेते हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हाँ, इसमें D आपका AB का मिड पॉइंट है और E AC का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट D और E को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है, हाँ ये जो लाइन सेगमेंट है, दिस विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा और ये थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होगा। यही हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है? D इज पैरेलल टू BC एंड D इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ BC, यानी DE BC के हाफ के इक्वल भी है। दैट यू हैव टू प्रूफ हियर। यही हमें ये प्रूफ करना। तो हाउ कैन वी प्रूफ दिस? लेट अस सी। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम एक कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन ये करना है, वी हैव टू प्रोड्यूस DE, हाँ वी हैव टू प्रोड्यूस DE टू F सच दैट, यानी हम DE को F तक इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे सच दैट DE इज इक्वल टू EF। इस तरह से हम प्रोड्यूस करेंगे कि DE और EF एक दूसरे के इक्वल हों। तो इस तरह से DE और EF एक दूसरे के इक्वल है ना। एंड नाउ ज्वाइन CF, फिर हम CF को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। लेट ज्वाइन CF लाइक दिस। हाँ, इस तरह से हम CF को ज्वाइन कर देते हैं। हाँ, इस तरह से हमने CF को ज्वाइन कर दिया। तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे प्रोड्यूस DE to EF such that DE equal to EF, DE इक्वल टू EF, यानी DE और EF का लेंथ इक्वल है। इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन किया। हाँ, तो स्टूडेंट थोड़ा सा और हम लोग ध्यान देते हैं। हमने कहा था जो D है इट इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी D AB का मिड पॉइंट है। इसमें इट मीन्स AD इक्वल टू DB, यानी AD और DB एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि D AB का मिड पॉइंट है। तो इस तरह से AD और DB इक्वल हो गया। एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और E जो है वह EC का मिड पॉइंट है। इन दिस वे यू कैन से दैट AE इज इक्वल टू EC, और जो यह AE होगा वो EC के इक्वल होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हाँ, तो स्टूडेंट जब हमने ये कॉन्स्ट्रक्शन किया, DE को EF तक प्रोड्यूस किया तो और CF को हमने ज्वाइन कर लिया, तो हमें दो ट्रायंगल मिल रहा है। कौन कौन सा ट्रायंगल? एक ट्रायंगल हमको मिल रहा है AED और दूसरा हमें मिल गया CFE। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के चलें तो हम प्रूफ में यही लेकर पहले चलते हैं। प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AED एंड CEF। हाँ, तो AED और CEF को अगर हम लेकर के चलें तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि AE और EC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बिकॉज E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमने यहाँ बताया कि E AC का मिड पॉइंट है। तो AE और CE लिखें या EC लिखें, बात एक ही है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AE
इज इक्वल टू ई सी ई, यानी ए ई और सी ई एक दूसरे के इक्वल हो गए बिकॉज यू कैन से ईयर गिवेन, यानी ये गिवेन है। हाँ, फिर हम ये कह सकते हैं डी ई इज इक्वल टू ई एफ, यानी डी ई और एफ ई एफ बोले या ई एफ बोले बात एक ही है बिकॉज कॉन्स्ट्रक्शन में हमने डी ई को ई एफ के इक्वल कॉन्स्ट्रक्ट किया था। तो हम बताएंगे एंड डी ई इज इक्वल टू एफ ई, यानी डी ई और एफ ई एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाई कॉन्स्ट्रक्शन, यानी कॉन्स्ट्रक्शन के द्वारा। हाँ, फिर हम क्या बताएंगे एंड यू कैन से एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी, यानी ये जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू सी ई एफ, इसके इक्वल होगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड हम बताएंगे एंड एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल सी ई एफ, सी ई एफ बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस बेस पे अब आप क्या कह सकते हैं, ये साइड हाँ और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो और ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो गया। तो अब यह साइड एंगल साइड के बेस पे, साइड एंगल साइड के बेस पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। तो आप यहाँ कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ, ट्रायंगल सी ई एफ बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, यानी साइड एंगल साइड के बेस पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, आइदर इट इज एंगल और साइड, है ना। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम इस बेस पे कह सकते हैं यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग पार्ट ए डी और यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपका सी एफ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। तो हियर यू कैन से दैट सो ए डी, हाँ ए डी इज इक्वल टू सी एफ, यानी ए डी और सी एफ एक दूसरे के इक्वल हो गए बाई सी पी सी टी, यानी सी पी सी टी के अकॉर्डिंग इक्वल हो गए। ऐसे ही ये जो एंगल बनेगा, एंगल ए डी ई और एंगल सी एफ ई, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बिकॉज अल्टरनेट एंगल क्या बन रही है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो एंड यू कैन से दैट एंड एंगल ए डी ई एंड एंगल ए डी ई इज इक्वल टू सी एफ ई, एंगल सी एफ ई बाई, यहाँ भी वही रीजन रहेगा, बाई सी पी सी टी बिकॉज बोथ टू ट्रायंगल्स ए ई डी एंड सी एफ ई या सी ई एफ दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सी पी सी टी के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल अल्टरनेट बन गए यानी इक्वल हो गए। हाँ, और यह ए डी और सी एफ एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा हम बैक चल के देखते हैं। हमने बताया यहाँ पे कि ए डी और सी एफ, ए डी और सी एफ, ये हमने क्या बताया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। बट यू नो ए डी इज इक्वल टू डी बी, लेकिन ए डी डी बी के इक्वल है ऑलरेडी। क्यों इक्वल है? क्योंकि डी जो था वह ए बी का मिड पॉइंट था। तो आप यहाँ कह सकते हैं बट ए डी इज इक्वल टू डी बी, यानी जो ए डी है वो डी बी के इक्वल है। तो ए डी डी बी के भी इक्वल है और आप जानते हैं ए डी सी एफ के भी इक्वल है। यहाँ हमने बताया ए डी सी एफ के भी इक्वल है। तो इन दोनों केस पे यानी इन दोनों के बेस पे आप ये कह सकते हैं, हाँ, ए डी इज इक्वल टू बी डी एंड ए डी इज आल्सो इक्वल टू सी एफ। तो देखिए ए डी डी बी के और ए डी सी एफ के इक्वल हमने यहाँ सी पी सी टी के अनुसार बताया। तो जब ए डी इन दोनों के इक्वल है तो आप इन दोनों के बेस पे ये कह सकते हैं कि डी बी और सी एफ भी एक दूसरे के इक्वल आ गए। सो डी बी इक्वल टू यू कैन राइट सी एफ, है कि नहीं। जब ए डी डी बी के और ए डी सी एफ के इक्वल है यानी ए डी डी बी के भी और ए डी सी एफ के भी इक्वल है, तो इसका मतलब डी बी और सी एफ ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि डी बी और सी एफ एक दूसरे के इक्वल हो गए, है कि नहीं। Now you know that
एंगल ADE इक्वल टू CFE। हमने अभी यहाँ पे ये भी प्रूव किया एंगल को भी, यहाँ पे एंगल ADE यानी एंगल ADE और CFE ये एंगल, तो ये दोनों एंगल आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो अगर ये दोनों एंगल अल्टरनेट है और अल्टरनेट एंगल यहाँ पे इक्वल आया तो इसका मतलब AD और CF ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हो जाएंगे। तो ऑन दिस बेसिस यू कैन से दैट AD इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आपने प्रूफ किया ही है तो आप यहाँ बता सकते हैं एंड AD इज पैरेलल टू CF बिकॉज आप यहाँ रीजन दे सकते हैं बिकॉज एंगल ADE इक्वल टू एंगल CFE इक्वल टू एंगल CFE। हाँ, ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, जस्ट प्रूव्ड अबव यू कैन राइट हियर। तो AD CF के पैरेलल आ गया, AD CF के पैरेलल आ गया। तो अगर AD CF के पैरेलल है तो आप व्हाट कैन यू से अबाउट DB। तो आप DB के बारे में क्या कह सकते हैं, जब AD आपका CF के पैरेलल है इसका मतलब DB भी CF के पैरेलल होगा बिकॉज बोथ लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन यू कैन से, या फिर DB और AD दोनों इक्वल है तो हम AD के स्थान पे DB लिख सकते हैं। तो यहाँ DB इज पैरेलल टू CF हो गया। वैसे रीजन यही होगा कि जो AB वो एक आपका स्ट्रेट लाइन है और D इस पे आपका मिड पॉइंट है, तो अगर AD इतना पार्ट इसके इक्वल है तो पूरा का पूरा पार्ट यानी AB भी CF के पैरेलल होगा, या यूँ कह लें कि DB भी आपका CF के पैरेलल होगा। सो हमने यहाँ लिख दिया DB इज पैरेलल टू CF यानी DB CF के पैरेलल हो गया। हाँ, तो अब यदि हम ये कहें कि DB CF के पैरेलल है, DB क्या है CF के पैरेलल है एंड DB इज इक्वल टू FC, और जो DB है वो FC के इक्वल या CF के इक्वल है। हमने यहाँ पहले यहाँ बताया था कि जो DB है, हाँ ये DB मान लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। हमने बताया DB आपका CF के इक्वल है और हमने फिर बताया DB जो है वो CF के पैरेलल भी है। तो अगर DB CF के इक्वल है और DB CF के पैरेलल भी है तो अगर वन पेयर अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल होते हैं तो इस केस में जो फिगर बनता है दैट इज ए पैरेललोग्राम, वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो अब आप ये कह सकते हैं, हाँ, इन दोनों के बेस पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन यानी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के बेस पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको मिल रहा है BCFD, हाँ BCFD इट इज अ पैरेललोग्राम, या आप लिखें DBCF इज अ पैरेललोग्राम। तो हम लिख सकते हैं सो DBCF या क्वाड्रिलेटरल, हाँ क्वाड्रिलेटरल DBCF इज अ पैरेललोग्राम। अब हमने बताया ये पैरेललोग्राम क्यों बन गया, बिकॉज वन पेयर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, हाँ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स और इक्वल एंड पैरेलल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, यानी इस क्वाड्रिलेटरल DBCF में वन पेयर आपका यानी DB और CF जो है वो इक्वल भी आया पैरेलल भी आया। तो वन पेयर अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं तो इस केस में जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो इस केस पे आप ये बता सकते हैं कि यह DBCF आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, है ना। तो स्टूडेंट अब आप क्या कह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पे कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल DBCF यानी DBCF अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो यू नो अपोजिट साइड्स और इक्वल एंड पैरेलल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड होता है वो एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो जैसे DB और CF, हाँ DB और CF एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल आए हैं, तो ऐसे ही अब हम कह सकते हैं कि DF जो होगा वो BC के पैरेलल होगा और इसके इक्वल होगा। तो नाउ यू कैन से दैट सो DF इज पैरेलल टू, हाँ DF इज पैरेलल टू BC, यानी जो DF होगा वो BC के पैरेलल होगा। तो अगर आपका DF BC के पैरेलल है, हाँ DF BC के पैरेलल है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट DE। तो DE को क्या कहेंगे, जब DF आपका पूरा BC के पैरेलल है तो इसका ये एक पार्ट हुआ, यानी DF का ये DE एक इंटरसेप्शन मतलब एक पार्ट बना ना, तो इस तरह से DE जो होगा वो भी आपका BC के
पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप ये कह सकते हैं, हाँ यू कैन से दैट सो डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये तो पहला आपने प्रूफ कर दिया कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल हो गया, पहला हमारा प्रूफ हो गया ना। कह रहा था कि जो ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो पहला आपने कॉन्सेप्ट ये प्रूफ कर दिया, पहला कंडीशन कि डी ई बी सी के पैरेलल हो गया, ये आ गया। अब आपको ये प्रूफ करना कि जो डी ई है वो बी सी के हाफ के इक्वल है। क्या बोले, जो डी ई है वो बी सी के हाफ के इक्वल है। तो ये कैसे प्रूफ होगा, हाँ वो भी हम लोग देख लेते हैं, या साइड में हम आपको बता देते हैं। हाँ तो अभी आपने ये बताया कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। क्या बताया आप, डी ई बी सी के पैरेलल है। हाँ तो यू नो डी एफ जो है वो बी सी के इक्वल भी है, क्योंकि डी एफ जो होगा वो बी सी का अपोजिट साइड है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। तो डी एफ जो होगा वो बी सी के इक्वल भी होगा। हाँ तो डी ई बी सी के पैरेलल भी है, यानी डी एफ बी सी के पैरेलल भी है और बी सी के इक्वल भी है। तो अब आप ये लिख सकते हैं एंड डी एफ इज इक्वल टू बी सी बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, रीजन ये दे सकते हैं। तो आपको ये पता है जो डी एफ है वो बी सी के पैरेलल, और जो ई है, हाँ ई से डी का और ई से एफ का डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी, बिकॉज जो डी एफ है इसके दो इक्वल पार्ट आपके बन रहे हैं, डी ई और ई एफ। तो हमने इसको दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब आपको ये पता है कि ई एफ और डी ई ये दोनों इक्वल है, ई एफ और डी ई एक दूसरे के इक्वल है। क्यों, क्योंकि आपने इक्वल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया था। हाँ इक्वल कंस्ट्रक्शन किया था, तो आप ई एफ के स्थान पे डी ई को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यू कैन राइट हियर डी ई प्लस डी ई इक्वल टू हो जाएगा बी सी। तो वन डी ई कितना हो गया, टू डी ई इक्वल टू आ जाएगा बी सी। तो इस तरह से डी ई इक्वल टू आ गया, ये इधर आएगा तो अपॉन टू हो जाएगा, यानी 1/2 बी सी। हाँ बी सी। तो इन दिस वे इट इज ऑल्सो प्रूव्ड हियर दैट डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो यहाँ सेकेंड कंडीशन भी प्रूफ हो गया कि जो डी ई है वो बी सी के हाफ के इक्वल है। हाँ फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूव किया था कि डी ई बी सी के आपके पैरेलल हो गया, और सेकेंड हमने बताया कि डी ई जो है वो बी सी के हाफ के इक्वल है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये थ्योरम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी doubt, any confusion, please rewatch the video and try to understand. I think at last you will understand yourself. Thank you. Okay students, so now let us see second theorem that is also known as converse of midpoint theorem। यानी जो midpoint theorem अभी हमने आपको बताया फर्स्ट वाला, हाँ उसका ये converse है। तो let us see this theorem. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle and parallel to another side intersect the third side at its midpoint। तो यहाँ जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, इस थ्योरम में ये कहा जा रहा है कि अगर हम किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट को दूसरे साइड के पैरेलल ड्रा करते हैं तो हमेशा तीसरे साइड के मिड पॉइंट को ही इंटरसेक्ट करता है। हाँ तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट को, मान लेते हैं एक साइड आपका ए बी है, तो हम इसमें ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं डी। तो ए बी के मिड पॉइंट डी को अगर हम यहाँ डी से जो दूसरा साइड आपका बच रहा है बी सी, हम बी सी के अगर ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, हाँ पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इस थर्ड साइड को जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस थर्ड साइड को जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, मान लेते हैं ई पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस थर्ड साइड का मिड पॉइंट होगा। ये हमें प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है कि अगर हम किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये तीसरे साइड के मिड पॉइंट को ही इंटरसेक्ट करता है। दैट यू हैव टू प्रूफ हियर। हाँ ये हमें प्रूफ करना। तो यहाँ गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी आपका ए बी का मिड पॉइंट हो गया एंड डी इज पैरेलल टू बी सी, इतना दिया है। कह रहा है ये जो डी ई आपने लाइन ड्रॉ किया है वो बी सी के पैरेलल है, तो हमने यहाँ लिखा डी ई बी ई डी इज पैरेलल टू बी सी, है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी आपको प्रूफ करना है ये जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है।
तो हाउ कैन वी प्रूव दिस, लेट अस सी। तो प्रूफ में हम मान लेते हैं लेट इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि यही हमें प्रूफ करना है कि जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो अभी हम मान लेते हैं इसके अपोज में जाकर हम ये मान लेते हैं कि जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट नहीं है। तो मान लेते हैं लेट इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हाँ, हमने मान लिया जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट नहीं है। इसके अलावा हम ए सी पर एक दूसरा पॉइंट ई डैश ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ई डैश एक दूसरा पॉइंट मान लेते हैं। मान लेते हैं जो ई डैश है वो ए सी का मिड पॉइंट है और हम डी ई को ज्वाइन करेंगे और जो डी ई होगा दैट विल बी पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, कंस्ट्रक्शन पर नहीं जाना आपको, मान करके हम चल रहे हैं। कह रहा है हमने मान लिया कि जो ई है वो ई सी का मिड पॉइंट नहीं है। तो अगर ई नहीं मिड पॉइंट है तो हम कुछ दूसरा ई पॉइंट मिड पॉइंट मान लेंगे। मान लेते हैं वो आपका जो दूसरा मिड पॉइंट है वो ई डैश है। हाँ, तो जो ई डैश है ये अगर आपका मिड पॉइंट है तो आप जो ई डी होगा दैट विल बी पैरेलल टू बी सी। तो अगर हम मान लेते हैं इफ ई डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हाँ, अब हम ये मान लेते हैं जो ई डैश है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो हमें पता है जो डी है वो ए बी का आपका मिड पॉइंट है। तो अगर हम डी से ई को ज्वाइन करेंगे तो डी ई जो होगा वो बी सी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब आप ये कह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पे, सो डी ई, हाँ डी डैश इज पैरेलल टू बी सी, यानी वो बी सी के पैरेलल होगा। हाँ, ये हमारे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हो गया। और बट आप क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया गया है कि ये जो डी ई है दैट इज पैरेलल टू बी सी। क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया है डी इज पैरेलल टू बी सी। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि डी ई डैश भी बी सी के पैरेलल है और डी ई भी बी सी के पैरेलल है। इट इज़ गिवन, हाँ ये गिवन है, दिया गया है। हाँ, तो इन दिस वे यू आर सेइंग हियर दैट टू इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी दो जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो इस बी सी के पैरेलल आ रहे हैं। बट यू नो इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो ना तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। आप बहुत पहले से प्रीवियस क्लास में ये पढ़ते आए हैं। टू इंटरसेक्टिंग लाइन और नेवर पैरेलल टू ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। तो अगर डी ई और डी ई भी बी सी के पैरेलल है इसके अकॉर्डिंग और डी ई डैश, हाँ डी ई डैश भी बी सी के पैरेलल है, तो आप इन दोनों के बेस पे ये क्या कहेंगे, हाँ ये कहेंगे कि जो जब डी ई डैश और डी ई ये दोनों बी सी के पैरेलल है और डी ई डैश दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं ना पैरेलल हो सकते। तो यहाँ पे जो हमारा मानना था कि ई मिड पॉइंट नहीं है, मान लेते हैं ई डैश आपका मिड पॉइंट है, तो ये हमारा मानना, हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो जा रहा है। तो इस बेस पे अब हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से ई ही आपका ए सी का मिड पॉइंट है। तो अब आप यहाँ बताएंगे सो टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स डी ई एंड डी ई डैश और पैरेलल। अब हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन बन रहा है कि डी ई और डी ई डैश ये दोनों बी सी के पैरेलल आ रहे हैं, तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पैरेलल हो रहे हैं कब, जब हमने ई को न मिड पॉइंट मान करके ई डैश को ए सी का मिड पॉइंट माना तब, यानी हम इसके अपोजिशन में जा कर के माना था। हाँ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं टू पैरेलल लाइन डी ई एंड डी ई डैश और पैरेलल दैट कॉन्ट्राडिक्ट, क्या लिख सकते हैं, दैट कॉन्ट्राडिक्ट आवर या लिख सकते हैं contradictive parallel line axiom,
यानी जो पैरेलल लाइन का एक्सियम है, प्रमेय है या सिद्धांत है, तो उसका ये खंडन कर रहा है। खंडन करने का मतलब हमने आपको बताया, दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। हाँ, तो यहाँ पे जो आपका ई डैश और डी ई, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी आ रहे हैं इस बेस पर, क्योंकि डी ई भी बी सी के पैरेलल है और डी ई डैश भी बी सी के पैरेलल है। तो ये आया तो एक ही लाइन पे आ जाता तो पैरेलल हो जाता, लेकिन जब दोनों अलग अलग पॉइंट है तो और दोनों एक दूसरे को अगर डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो कैसे बी सी के पैरेलल हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो इससे जो पैरेलल लाइन एक्सियम्स है उसका यहाँ पे खंडन हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है। तो अब हम कह सकते हैं सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग हियर, इसलिए हमारा यहाँ मानना रॉन्ग हो गया। तो हम कह सकते हैं सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी ई ए सी का मिड पॉइंट है, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे आपको बस रीजन के बेस पे समझना था और प्रूव करना था। तो आई होप आपको हमने जो रीजन बताया, हाँ, जो हमने आपको रीजन दिया आपको समझ में आया होगा और आप सेकेंड थ्योरम भी अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू। Okay students, so now let us see the third theorem. This is the last theorem related to midpoint theorem and it is also known as intercept theorem. इसको हम intercept theorem ही बोलते हैं थर्ड theorem को। तो here you are given if 3 or more than 3 parallel lines are given, अगर 3 या 3 से अधिक पैरेलल लाइन गिवन हो तो स्टूडेंट मान लेते हैं यल यम यन, ये आपके यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस गिवन है एंड द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्जल बाय दीज लाइंस, और इन तीनों लाइनों के द्वारा एक ट्रांसवर्जल पे, हाँ यहाँ पे पी आपका एक ट्रांसवर्जल है, तो मान लेते हैं यल एम एन ये आपके तीनों पैरेलल लाइन हो गए और पी एक ट्रांसवर्जल है। तो इस ट्रांसवर्जल पर यल एम एन तीनों के द्वारा जो इंटरसेप्ट बनेगा, मतलब यल एम एन ये तीनों लाइन इस ट्रांसवर्जल पी को ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इससे इस ट्रांसवर्जल पी का 2 इंटरसेप्ट मतलब 2 खंड बन गया, एक ए बी और एक बी सी। तो ये ए बी और बी सी ये जो दोनों खंड या दोनों पार्ट बन रहा है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, कह रहा आर इक्वल, अगर ये इक्वल हो देन द इंटरसेप्ट मेड ऑन अनदर ट्रांसवर्जल बाय दीज लाइन विल आल्सो बी इक्वल। तो इन तीनों पैरेलल लाइन के द्वारा दूसरे, हाँ एक दूसरे ट्रांसवर्जल पर भी जो इंटरसेप्ट बनेगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। हाँ, दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट थ्योरम, इसी को हम इंटरसेप्ट थ्योरम कहते हैं, यही हमें प्रूफ करना है। हाँ, तो अगर यल एम एन ये तीनों आपके पैरेलल लाइन है और पी एक ट्रांसवर्जल है, तो इस ट्रांसवर्जल पी को यल ए पॉइंट पर, एम बी पॉइंट पर और एन सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में, हाँ इस केस में यदि ए बी और बी सी अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, कह रहा ये गिवन है ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल है, तो इन्हीं तीनों लाइनों को अगर एक दूसरा ट्रांसवर्जल, मान लेते हैं यहाँ पे क्यू एक दूसरा ट्रांसवर्जल है, तो अगर ये दूसरा ट्रांसवर्जल हाँ इस तीनों लाइनों को इंटरसेक्ट करता है, तो इन तीनों पैरेलल लाइन के द्वारा इस पर भी जो ये इंटरसेप्ट बनेगा, मतलब डी ई और ई एफ ये 2 खंड जो बन रहे हैं ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यही हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ हो गया डी इज पैरेलल टू ई एफ, हाँ सॉरी डी ई इज इक्वल टू ई एफ, यही हमें प्रूफ करना। तो हाउ कैन वी प्रूव दिस, लेट अस सी। तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग एक कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन क्या करना है देख लेते हैं। हम इस ए बी के पैरेलल, क्या बोले, ए बी सी मतलब ए सी कह सकते हैं, ए बी सी बोले या ए सी, हाँ ए सी के पैरेलल हम ऐसे कॉन्स्ट्रक्शन कर लेंगे ई पॉइंट से होते हुए। हाँ इस तरह से हम एक कॉन्स्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब ये पैरेलल बन रहा है। हाँ तो हमने इस ए बी के ही पैरेलल यहाँ एक कॉन्स्ट्रक्शन कर लिया। मान लेते हैं जी है,
ये ई है और ये ई एच है। तो जी ई एच हमने ए बी सी के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया। तो आप यहाँ लिखेंगे ड्रॉ जी ई एच है ये, सॉरी, जी ई एच पैरेलल टू ए बी सी यानी ए बी सी के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन किया थ्रो ई, यानी ई से होते हुए, या आप देख रहे हैं कोई बात नहीं है, हाँ ई से होते हुए हमने पैरेलल इसके कंस्ट्रक्ट किया। अब आप प्रूफ को लेकर के चलेंगे। तो स्टूडेंट अब आप प्रूफ में क्या कह सकते हैं, जब आपने जी ई एच को ए बी सी के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस फिगर, यानी यहाँ जो ये फिगर बन रहा है, मतलब ए जी ई बी बोलें या जी ई बी ए बोलें, हाँ तो या ए बी ई जी बोलें, तो ये जो फिगर बन रहा है आप इसे क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम। क्यों कह सकते हैं, बिकॉज अपोजिट साइड आर पैरेलल, क्योंकि आपने ए बी को जी ई के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया ना, चाहे हम पूरा बोलें या इतना एक पार्ट बोलें, बात एक ही है कि नहीं। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन के द्वारा आप ये कहेंगे कि जो जी ई है वो ए बी के पैरेलल है। तो प्रूफ में हम यही बताएंगे कि जी ई इज पैरेलल टू ए बी, यानी जी ई ए बी के पैरेलल है। और आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि एल एम एन ये तीनों आपके पैरेलल लाइन है। तो इस केस पे जो जी ए होगा और ई बी होगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जी ए, हाँ जी ए इज आल्सो पैरेलल टू ई बी, यानी जी ए ई बी के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं रीजन गिवन, ये तो गिवन है, एल एम एन पैरेलल है, हाँ। और ये आपने कंस्ट्रक्शन के बेस पे बताया कि जी ई और बी ई पैरेलल है। यहाँ आप लिख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन के बेस पर बताए हम, हाँ। तो अब इस बेस पे आप क्या कह सकते हैं, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो अपोजिट साइड पैरेलल आ गया ना। तो अगर अपोजिट साइड पैरेलल होता है तो आप उसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो अब आप इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेस पे ये कह सकते हैं सो क्वाड्रिलेटरल, हाँ यू कैन से सो क्वाड्रिलेटरल ए जी ई बी इज अ पैरेललोग्राम। यह एक पैरेललोग्राम बन गया। क्यों पैरेललोग्राम बन गया, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स और पैरेलल, इसके अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अब आप ये जानते हैं अगर अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है और वो पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल भी हो जाते, हाँ इसके अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो इस बेस पे अब जी ई और ए बी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं जी ई इज इक्वल टू ए बी, यानी जी ई ए बी के इक्वल हो गया, मान लेते हैं आपका पहला इक्वेशन है कि नहीं। तो जैसे हमने जी ई को ए बी के इक्वल बताया, कैसे, इस ए जी ई बी को एक पैरेललोग्राम बनाकर। तो जैसे हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया वैसे अब आप इसे भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं, है कि नहीं। तो अब हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, यहाँ भी अब आप यही बताएंगे कि जो ई एच है वो बी सी के पैरेलल है और ई बी आपका एच सी के पैरेलल है, तो अपोजिट साइड पैरेलल हो गया। तो बी ई एच सी को भी आप एक पैरेललोग्राम कहेंगे, जैसे आपने यहाँ इन दोनों को बताया है। तो हम यहाँ सिमिलरली लिख दे रहे हैं, हाँ थोड़ा शॉर्ट में चला जाए, ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। तो अब आप सिमिलरली ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बी ई एच सी इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, यानी ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, यानी अपोजिट साइड के पैरेलल होने के बेस पे या कॉन्सेप्ट पे। तो अगर बी ई एच ई बी एच सी भी एक पैरेललोग्राम बन गया तो इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा ना। तो अब आप यहाँ भी कह सकते हैं कि ई एच और बी सी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो आप बता देंगे ई एच इज इक्वल टू बी सी, यानी ई एच बी सी के इक्वल हो गया। इट इज़ अ सेकेंड इक्वेशन, हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन है। बट स्टूडेंट क्वेश्चन में ये दिया था कि जो ए बी और बी सी है वो एक दूसरे के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, हाँ। बट आप यहाँ लिख सकते हैं बट ए बी इज इक्वल टू बी सी, इट इज गिवन, ए बी बी सी के इक्वल है। मान लीजिए आपका थर्ड इक्वेशन आ गया, यहाँ आप रीजन दे दीजिएगा, गिवन ये दिया था, हाँ। तो अगर ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी एच ई के इक्वल है, हाँ हमने बताया ए बी अगर बी सी के इक्वल है और बी सी एच ई के इक्वल है, मतलब
ये दोनों साइड भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, है कि नहीं। हाँ, तो अब आप इस बेस पे ये कह सकते हैं, सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन के बेस पे अब हम ये कह सकते हैं कि जो जी ई और एच ई है वह भी एक दूसरे के इक्वल हो गए, यानी जी ई इक्वल टू ई एच ई या ई एच। हाँ, ई एच लिखें या एच ई, बात एक ही है, जी ई या एच ई। क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि आप पहले इक्वेशन में बताए हैं कि जो जी ई है वह ए बी के इक्वल है, फिर आपने दूसरी बार बताया ई एच बी सी के इक्वल है, फिर आपने बताया कि ए बी सी के इक्वल है, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, मतलब सभी, मतलब ये चारों इंटरसेप्ट यानी जी ई, एच ई, ए बी और बी सी सभी एक दूसरे के इक्वल हो गए इन तीनों इक्वेशन के बेस पे। तो हम कह सकते हैं कि जी ई और एच ई भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब ये मान लेते हैं दिस इज़ द फोर्थ इक्वेशन, ये क्या है? फोर्थ इक्वेशन है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, बिल्कुल अटेंटिव होकर के समझेंगे। हाँ, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो अब जब जी ई और एच ई दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेकर के चलें, कौन सा ट्रायंगल? एक जी ई डी ले लेते हैं और एक एच ई एफ ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल जी ई डी एंड एच ई एफ, ट्रायंगल एच ई एफ, तो इन दोनों ट्रायंगल में एच ई एफ है, इन दोनों ट्रायंगल में अब आप ये कह सकते हैं कि जी ई जो है वो ई एच के इक्वल है। हाँ, जी ई और ई एच बोले या एच ई, बात एक ही है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव किया था। यहाँ आप लिख सकते हैं प्रूव्ड एबव, यहाँ या फिर फ्रॉम इक्वेशन 4 आप कह सकते हैं। हाँ, इसके बाद हम ये बता देंगे एंगल जी ई डी यानी ये एंगल और एच ई एफ ये एंगल, ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, सो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो और बता देंगे एंगल जी ई डी इक्वल टू एंगल एच ई एफ बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, सो एक दूसरे के इक्वल है। फिर आप ये बता सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। पता है क्यों? क्योंकि यह यल और यम यानी ये दोनों लाइन पैरेलल थे, तो ये जी एच एक क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्जल हो गया, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया। तो इसका मतलब डी जी ई या ई जी डी और ई एच एफ दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बेस पे। तो आप यहाँ बता सकते हैं एंड एंगल डी जी ई इज इक्वल टू एंगल एफ एच ई बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बेस पे। सो अब यहाँ 3 इक्वलिटी मिल गया। क्या मिल गया? एंगल साइड एंगल, क्योंकि यही साइड लिए थे ना, तो साइड एंगल के बेस पे हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। सो ट्रायंगल जी ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एच ई एफ बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, यानी एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के बेस पे या कंडीशन के बेस पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप जानते हैं अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से अब डी ई और ई एफ भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं सो डी ई इज इक्वल टू ई एफ, डी ई और ई एफ एक दूसरे के इक्वल हो गए बाई सी पी सी टी। तो बस स्टूडेंट आपको यही प्रूव करना था कि ये डी ई और ई एफ एक दूसरे के इक्वल है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आप कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? कि अगर 3 पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्जल को इंटरसेक्ट करते हैं तो इस ट्रांसवर्जल के द्वारा जो इंटरसेप्ट बनता है ए बी और बी सी, अगर ये दोनों
एक दूसरे के इक्वल है। तो इन्हीं तीनों लाइनों को एक दूसरा ट्रांसवर्जल अगर Q इंटरसेक्ट करे तो इनके द्वारा, हाँ, इन्हीं तीनों लाइनों के द्वारा इस ट्रांसवर्जल पर जो इंटरसेप्ट यानी DE और EF बनेगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। दैट वी हैव प्रूव्ड हियर, जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ रिवाइज द वीडियो एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ। थैंक यू।